सीमा अध्ययन पर जब हम लोग ने एक पढ़ना शुरू किया, शुरू-शुरू में पढ़ना शुरू किया, शोध में मुझे जब ये विषय मिला, तो उस वक़्त इन सारे विषयों पर आम जनता में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो आज मुझे ये पहल ये काफ़ी काफ़ी मतलब एक संतोष भी मुझे मिल रहा है कि अ, हम एक इस तरह का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जहाँ पे सभी तरह के व्यक्ति सभी तरह के लोग यहाँ पे आकर के हम सीमा अध्ययन पर और सीमा संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अ, बहुत ज़्यादा ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विक्रम भाई साहब जी का और पश्चिमी सीमा अध्ययन केंद्र जोधपुर का जो जिसने इस कार्यक्रम को संभव बनाया। मैंने एक पीपीटी तैयार की है अगर मैं कोशिश करता हूँ साझा करने की, उसके बाद फिर हम सीधे विषय पर ही आते हैं। अ, विक्रम जी क्या ये पीपीटी भी विजिबल हो रही है? जी जी भाई साहब, आ रही है बिल्कुल सुरेश जी, आ रही है। ठीक है, जी भाई। ठीक है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले 9 दिसंबर को भारत-चीन जो हमारी सीमा रेखा है, जो हमारी पूर्वी सीमा रेखा है, वहाँ पे भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। यांगजी क्षेत्र में वो झड़प हुई और उस झड़प के बाद बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, चर्चा हुई। तो उसी उसी संदर्भ में आज ये विषय तय हुआ कि हम एक बार तवांग पर बात करें क्योंकि तवांग बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जब हम तवांग पे बात करते हैं तो तवांग सिर्फ और सिर्फ सामरिक क्षेत्र नहीं है, जो हमारी भारत-चीन की पूर्वी सीमा रेखा पर है, बल्कि तवांग का अपना एक आध्यात्मिक भी महत्व है और इस आध्यात्मिक महत्व को राजनीतिक चर्चा में या सामरिक चर्चा में क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इसका भी एक निहितार्थ है क्योंकि अ, अगर चीन की दृष्टि से देखें तो चीन ये मानकर चलता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उस उसका कहना है, उनका मानना है कि चूँकि वो मैकमोहन लाइन हम आगे चर्चा भी करेंगे, वो उसे नहीं मानते, तो उनके हिसाब से वो उनका हिस्सा होना चाहिए और तिब्बत तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा तिब्बत पे हम सभी जानते हैं कि चीन ने 1950 के बाद से कब्जा करना शुरू किया और वो पूरी प्रक्रिया 1960 तक लगभग पूरी ही कर ली। तो जो तिब्बती जो पूरा क्षेत्र रहा प्राचीन काल से ही उनके यहाँ जो राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति होती है वो एक ही केंद्र में निहित होती है, वो दलाई लामा में होती है। तो तवांग उन अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज का जो तवांग है और आज के जो दलाई लामा है उनसे उनका क्या संबंध है, चीन तवांग को कैसे देखता है और चीन अगर तिब्बत पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है, तो उसके जो तर्क हैं, वो कहीं न कहीं तवांग से भी निकलते हैं, एक संबंध बनता है। तो आज की चर्चा में जब हम तवांग को देखेंगे तो तवांग को एक आध्यात्मिक तौर पे भी देखेंगे और सामरिक क्षेत्र के तौर पे भी देखेंगे। मैं तिब्बत के बारे में जब हम हमारे मन में सबसे पहले जब हम तिब्बत के बारे में जब सुनते हैं तो तिब्बत को लेकर के अपनी-अपनी अवधारणाएँ हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, सुनी-सुनाई बातें होती हैं। कुछ लोगों को अवसर मिलता है चीज़ों को जानने का। लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं तिब्बत के, तो तिब्बत का इतिहास काफ़ी पुराना है और सामाजिक और आध्यात्मिक इतिहास तिब्बत का राजनीतिक इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है, सांस्कृतिक इतिहास। और भारत और तिब्बत के जो संबंध रहे हैं इतिहास में, खासकर जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, वो इतने ज़्यादा प्रगाढ़ रहे हैं कि अगर हम उस बिंदु से अध्ययन करना शुरू करें, तो तिब्बत का जो संबंध है, जितना भारत के साथ प्रगाढ़ दिखेगा उतना जो मेनलैंड चाइना है उसके साथ स्पष्ट ही नहीं अस्पष्टता ही ये हो जाएगा परिलक्षित कि उनके साथ वैसा संबंध नहीं है। तो हम सभी इतना जानते हैं कि जो दलाई लामा होते हैं वो
तिब्बत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सभी तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, वो दलाई लामा में निहित होती हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दलाई लामा के बाद फिर 5वें दलाई लामा को बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्व प्राप्त है तिब्बतन ट्रेडिशन में, क्योंकि जो 5वें दलाई लामा है उनको द ग्रेट फिफ्थ भी कहा जाता है। और इन्होंने जो जिस तिब्बत के बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से, जो कि कहीं चीन के बराबर ही बैठता था, अगर हम पॉलिटिकल और राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो उस तिब्बत को एकीकृत करने का जो काम था वो 5वें द ग्रेट फिफ्थ दलाई लामा ने किया था। और ये प्रक्रिया सन 1642 से शुरू हुई थी और 1682 तक, और बल्कि उसके आगे तक भी चलती रही। आप देखिए कि ये जो मानचित्र है, ये एक अमेरिकन मानचित्रकार हैं, एस ए मिशेल, उन्होंने ये मानचित्र बनाया था और ये 1864 का मानचित्र है। और इस मानचित्र में आप अगर देखें ध्यान से, तो चीन एक तरफ दिखाई पड़ेगा और एक तरफ आपको काफी बड़ा विशाल तिब्बत दिखाई पड़ेगा। और चूंकि ये मैप 1864 का है, तो हम स्वतंत्र भारत की बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन ब्रिटिश भारत आपको दिखाई पड़ सकता है। अब जो हमने जो पहले बात की कि जो फिफ्थ दलाई लामा है जिन्होंने तिब्बत को एकीकृत करने का प्रयास किया था, वो सन 1642 से 1682 से वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और आप देखें, जो ये मैप कहता है, जिसको एक अमेरिकन कार्टोग्राफर ने बनाया हुआ है, उसमें आप देखें तो तिब्बत की एकीकृत करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सफल सिद्ध हुई है। 1864 का ये मैप बताता है। और ये मैप किसी तिब्बती ने नहीं बनाया, बल्कि एक अमेरिकन कार्टोग्राफर ने बनाया, तो इस वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। आप देखें तो तिब्बत और अभी जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो यानी कि अगर हम इस मैप के हिसाब से समझें, तो इतिहास से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत या ब्रिटिश भारत, कम से कम उस वक्त जब तक का ये मैप है, भारत अपनी सीमाएं चीन के बजाय तिब्बत से साझा करता है। और ये एक तथ्य यहाँ से समझा जा सकता है। तवांग क्षेत्र पर वापस आते हैं, क्योंकि जो तिब्बत जो तिब्बत है, जिसको हम एकीकृत तिब्बत कह रहे हैं, जिसको हम इतिहास से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो द ग्रेट फिफ्थ लामा नहीं, इस पूरी एकीकृत तिब्बत का जो दक्षिणी छोर है, उसका प्रशासन चलाने के लिए अपने जी, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। जी जी जी। तो उसी प्रक्रिया में जब एकीकरण की प्रक्रिया हो रही थी, तो फिफ्थ लामा ने अपने बहुत ही विश्वास पात्र साथी मारग लाडो ग्यात्सो को तिब्बत का जो दक्षिणी छोर है उसको जो है सुदृढ़ करने के लिए भेजा। और मारग लाडो ग्यात्सो अपने अपने घोड़े के साथ वहां पहुंचते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किंवदंती कही जाती है, जो बहुत पॉपुलर है और सारी ही किताबों में इसके बारे में कहा गया है कि मारग लाडो ग्यात्सो का जो घोड़ा है, वो बार बार एक स्थान पर पहुंच जाता था। मतलब वो उसको बांधते थे, चरने के लिए छोड़ते थे, तो भी फिर वो एक ही स्थान पे पहुंच जाता था। जब वो कई बार वो घोड़ा एक ही स्थान पे पहुंचा, तो मारग लाडो ग्यात्सो को लगा कि ये स्थान निश्चित तौर पे बहुत विशेष होना चाहिए। तो कहते हैं कि उसी स्थान को आज उसी स्थान पर आज तवांग का जो मठ है, जो काफी फेमस मठ है, वो उसी स्थान पे है जहाँ वो घोड़ा बार बार पाया जाता है। तावांग को अगर तिब्बतन भाषा में देखेंगे, तो ता का मतलब घोड़ा होता है और वांग का मतलब अ, 3 अर्थ बताते हैं अलग अलग स्रोतों में। एक अर्थ होता है कि वांग का मतलब कब्जा करना, दूसरा अर्थ है कि वांग का मतलब आशीर्वाद मिलना, और तीसरा जो अर्थ है वांग का, उसका मतलब होता है चुना हुआ। तो यानी कि जो तवांग का क्षेत्र है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे घोड़े का आशीर्वाद प्राप्त है, या घोड़े ने कब्जा किया है, या घोड़े द्वारा चुना गया है। तो इसे बहुत ही महत्व का माना गया, और उसी स्थान पे ये जो मोनेस्ट्री है आज, गेलुपा मोनेस्ट्री, वो वहीं पे स्थित है। उस जमाने से अगर हम देखें, तो तवांग के ये जो मोनेस्ट्री है, वो केवल एक आध्यात्मिक पीठ नहीं था, बल्कि एक, आप इसको फोर्ट समझें,
एक रक्षा किला के तौर पे समझे। और जो मोनपा जाति थी, जो ये जो मोनपा जाति अभी भी लोग हैं जो इसको संरक्षित करते हैं इस मठ को। तो वो जो दक्षिणी हिस्सा है उस समय के तिब्बत का, आज का जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो जो पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो तवांग है, उसके बाद किमिंग क्षेत्र है। अगर हम रफली तवांग और किमिंग क्षेत्र को मिला दें तो तिब्बतन भाषा में इसको मोन्यूल कहते थे। और मोन्यूल का अर्थ था द लोअर लैंड। लोअर लैंड की कैसे इसको लोअर लैंड कह रहे हैं, क्योंकि जो अपर लैंड है वो तो अपर पार्ट ऑफ तिब्बत है, और जो लोअर लैंड है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ गया, यानी कि ये जो आपका तवांग क्षेत्र और कमेंग क्षेत्र है। तो अब आप ये देखिए, ये जो चित्र है ये तवांग मोनेस्ट्री का चित्र है, और ये काफी सुंदर, काफी मनोरम और काफी बड़ी मोनेस्ट्री है। यहीं पर यहीं पर अच्छा, इसका सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हिंदुओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बौद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे चूंकि मोनेस्ट्री है, तिब्बतन हिस्ट्री रही है, तो बौद्धों के लिए सर्वाधिक रूप से इसका इसकी महत्ता है। चित्र में आप देखें, एक बहुत ही फेमस झरना है, इसका नाम है चूमिक ग्यात्से झरना। और ये कुल 108 झरनों का एक समूह है, और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जानने वाले लोग जानते हैं कि गुरु पद्म संभव की बड़ी महत्ता रही है। और किंवदंती ये है कि गुरु पद्म संभव ने अपनी माला, जिसमें 108 मन के होते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी शिला पर, चट्टान पे फेंकी, और उन 108 जगहों से पानी के स्रोत फूट पड़े। तो उन्हीं 108 झरनों को मिला करके चुबिक ज्ञात से झरना कहते हैं। ये ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अभी जो हाल में झड़प हुई है यांगजी क्षेत्र में, तो चूंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ झड़प हुई है, जहाँ पे बिल्कुल डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है। इस बात को आगे हम समझेंगे। तो ठीक ठीक ये कह पाना कि कौन सा क्षेत्र किसके पास है, मतलब भारत भारत का है, चीन का है, ठीक ठीक या वैधानिक तौर पे नहीं कहा जा सकता। हाँ, परंपरा से ये बात स्पष्ट है कि वो क्षेत्र हमेशा से भारत के पास रहा है। तो ये जो यांगजी क्षेत्र है, तो चीन की जो के साथ जो हालिया झड़प है, बताते हैं लोग कि ये कोई पहली झड़प नहीं है उस क्षेत्र में, लेकिन ये झड़प बढ़ी है। तो कहीं न कहीं ये जो इलाका है, ना केवल मोनेस्ट्री बल्कि ये जो झरने के आसपास का इलाका है, उस तरफ भी चीनी सैनिकों की आवाजाही बढ़ने लग गई है। तवांग का एक और भी महत्व है कि जैसे मैंने कहा कि फिफ्थ लामा ने तो बहुत ही एकीकृत तिब्बत, जो तिब्बत हम इतिहास में समझ रहे हैं, वो फिफ्थ लामा की वजह से हुआ। उनके बाद छठे दलाई लामा का जो जन्म है वो तवांग में हुआ। और तिब्बतन ट्रेडिशन में हम जानते हैं कि लामा होते हैं वो री इनकारनेटेड होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, उनकी अपनी एक विधि है, और उस विधि के हिसाब से फिर उन्हें पता होता है। और उसकी बहुत सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी है, एक लेंदी प्रोसेस होता है वो, और उसके बाद नए दलाई लामा चुने जाते हैं। तो आप देखिए कि एक पांचवें दलाई लामा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने तिब्बत को एक बड़ा आकार दिया है, उसके तुरंत बाद जो छठे दलाई लामा है, उनका जो जन्म स्थल है वो तवांग क्षेत्र में हुआ है। तो तवांग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। दूसरा एक और महत्व की बात जो आधुनिक इतिहास में है, हम समझते हैं, दूसरा ये कि जो अभी दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा, 1950 के बाद से चीन ने तिब्बत पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। और 1959 तक आते आते जो हमारे अभी तिब्बतन दलाई लामा है, वर्तमान 14वें दलाई लामा, वो भारत आते हैं। तो भारत आने के पहले, बोमडिला में से एंट्री करने के पहले वो तवांग में रुकते हैं। तो ये तस्वीर भी दाहिने साइड में जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, आप देखें कि जब 14वें दलाई लामा तवांग में आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो तवांग इस तरीके से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अभी हाल ही में दलाई लामा की विजिट भी हुई थी तवांग में। तो चीन की नजर लगातार तवांग पर रहती है।
आप देखिए, जो यांगची क्षेत्र है, थोड़ा-सा इसको आध्यात्मिक स्तर पे बातचीत करने के बाद थोड़ा-सा सामरिक स्तर पे इसकी विशेषता समझें। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है ये, बहुत ही कठिन उच्चावच है यहाँ पर। लेकिन ये जो यांगजी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल जो इलाका है जिसमें आपको तवांग दिखाई पड़ रहा होगा, सेला पास दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो बीच का इलाका है, वो यांगजी क्षेत्र है और ये 17,000 फीट की ऊँचाई पर है। और इसमें अच्छी बात ये है कि भारतीय जो सेना है वो इस ऊंचाई पर उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है। यांगजी क्षेत्र में ऊंचाई पर चीन के मुकाबले भारतीय सेना है। और चूंकि तवांग का जो इलाका है, किमिंग का जो इलाका है, या जो सेला दर्रा जो है, तो वो जो इलाका है वो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। लेकिन अगर वहां से तेजपुर आया जाए, जो आसाम नीचे आपको दिख रहा होगा, वहां से तेजपुर आया जाए तो फिर तेजपुर से आप गुवाहाटी और फिर आप शेष भारत की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। तो भारत सरकार अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है। सेला दर्रे से 2 सुरंग बन रहे हैं जो सीधा ही तवांग को तेजपुर से जोड़ेंगे। तो सेला पास और ये जो यांगजी क्षेत्र है, जहाँ पे झड़प हुई है, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी को बहुत एडवांटेज हासिल होती है स्ट्रेटेजिकली, तो यहाँ झड़प होने के इसीलिए इसके एक बहुत गहरे मतलब निकलते हैं। अ, अगर हम भारत चीन की जो सीमा रेखा है इसको समझना चाहते हैं, तो इसकी बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा। मैं मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए, कि कई बार हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ शब्दों को, जैसे फ्रंटियर कहना या बाउंड्रीज कहना या बॉर्डर कहना, ये तीनों अलग अलग शब्द होते हैं जो कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। तो हिंदी में ये मैंने अनुवाद किया है। मतलब इसके अलग अनुवाद भी मिल सकते हैं, लेकिन इससे इससे हमारा काम चल सकता है, क्योंकि ओरिजिनली तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंग्लिश में ही विकसित हुई थी। तो फ्रंटियर्स सीमांत रेखा, और बाउंड्रीज सीमा रेखा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर कह लें, या इसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। आज के इस चर्चा के लिए मैंने ये कोशिश की है अपने हाथ से स्केच बनाने की, तो ये इससे ज़्यादा अच्छा मैं शायद नहीं बना पाऊँगा। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो ए जहाँ मैंने लिखा है वो एक एक इसको आप एक देश समझें, और जहाँ मैंने बी लिखा है उसको आप दूसरा देश समझें। तो आप कल्पना करें कि अभी बहुत ही प्राचीन समय है और अभी राष्ट्र राज्य की अवधारणा आकार ले रही है। 2 राज्य हैं जो 2 देश हैं, उनकी बाकी सीमा रेखाओं को आप छोड़ दें, लेकिन उस सीमा पर ध्यान दें जहाँ पे मैंने बाउंड्री लिखा हुआ है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ मैंने फ्रंटियर लिखा हुआ है। ये जो लाल रंग का जो पूरा क्षेत्र है, इसको आप प्रभाव क्षेत्र कहें समझने के लिए। तो आप ये समझें कि 2 राज्य हैं जिनकी सीमाएँ अभी आपस में मिलती नहीं हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो कब्जा कर सकें, ताकि उनके पास संसाधन बढ़े और प्रभाव बढ़े। ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभाव क्षेत्र वो हिस्सा होता है जो फिलहाल किसी देश का हिस्सा नहीं है। आधुनिक समय में आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा हाइपोथेटिकली बहुत प्राचीन काल या अतीत में जाके देखें, जब 2 राज्य अपनी सीमाएँ बढ़ाते हैं, तो आखिर वो कहाँ से बढ़ाएँगे? जब तक 2 देशों की सीमाएँ बिल्कुल मिल नहीं जाती, तब तक अगर कोई हिस्सा बचा हुआ है, उसको हम प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। और जो देश जितना प्रभावी होगा, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो आप ये ध्यान दें कि बाकी जो हिस्सा है जहाँ पे प्रभाव क्षेत्र नहीं बचा हुआ है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रभाव क्षेत्र अभी शेष है, ए के लिए आप वो नीले नीले रंग में जो मैंने लिखा है फ्रंटियर, वो ए की तरफ वो हिस्सा है, आउटर लाइन सोचिए आप, जो कि फ्रंटियर है ए की तरफ से, क्योंकि वो प्रभाव क्षेत्र में बी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और जो हिस्सा वो कब्जा कर रहा है, वो प्रभाव क्षेत्र से है, ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस से। उसको हम फ्रंटियर कहते हैं, या सीमांत रेखा कहना चाहिए। फ्रंटियर में क्या हुआ है कि राज्य ए ने राज्य बी से कोई चर्चा नहीं की है।
जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का कोई मालिक नहीं है। तो जब तक कि राज्य बी राज्य ए के साथ सीमा रेखा बिल्कुल उसके पास नहीं हो जाती, तब तक अपने हिसाब से वो फ्रंटियर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसको फ्रंटियर नाम ही से ये स्पष्ट है कि ये फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है। मैंने एक एरो भी बनाया है। इसकी जो टेंडेंसी होती है, इस तरह की जो सीमांत रेखा की जो टेंडेंसी होती है, वो आउटर ओरिएंटेड होती है, वो बाहर की तरफ देख रही होती है। इस स्थिति को हम फ्रंटियर कहते हैं। बी की तरफ से भी आप देखें, बी की तरफ से भी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा धीरे धीरे राज्य भी ले रहा है, तो उस तरफ से भी मैंने फ्रंटियर लिखा है। अब यही चीज जब काफी आगे धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब दोनों फ्रंटियर काफी आपस में मिल जाएंगे, तो फिर ये दोनों देश अपने हिसाब से उसको बाउंड्री कहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं। जब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का कोई हिस्सा नहीं बचेगा, तो फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ बाउंड्री बचेगी। लेकिन बाउंड्री के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रंटियर का जो ओरिएंटेशन था वो बाहर की तरफ था। बाहर की तरफ इसलिए था क्योंकि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बचा हुआ था। लेकिन जब बाउंड्री बन जाती है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, तो फ्रंटियर नहीं रहता। दोनों देश अपने अपनी बाउंड्री के अंदर, अपने अपने सीमा रेखा के अंदर अपने से खुद को ही डिफाइन करते हैं। अभी भी दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने अपने अपने हिसाब से बाउंड्री को स्पष्ट कर रखा है अपने लिए। बाउंड्री का जो ओरिएंटेशन होता है वो इनर वर्ल्ड होता है, इसीलिए। तो फ्रंटियर से बाउंड्री तक का डेवलपमेंट कैसे समझेंगे? शुरुआत में जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मौजूद होगा, और जब फ्रंटियर से बाउंड्री आ जाएगा तो प्रभाव क्षेत्र खत्म होता जाएगा। अब बाउंड्री से बॉर्डर कैसे बनता है? इसके लिए चार बाउंड्री से बॉर्डर बनने के लिए चार प्रक्रियाएं लगती हैं। आप ये चार प्रक्रियाएं कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले दोनों देश सीमा क्या होती है, क्योंकि दो देशों का अपना अपनी 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 संस्कृति हो सकती है, कैसे वो स्थान को लेते हैं, सेंस ऑफ स्पेस कैसा है, तो दोनों देशों को आपस में बात करनी पड़ेगी कि व्हाट दे मीन बाय बॉर्डर। तो सबसे पहले दोनों देश कंसेंसस में राजी खुशी से एक डेफिनेशन बनाएंगे कि इस क्षेत्र में सीमा कैसी होनी चाहिए। उसके बाद दोनों देश के जो मानचित्रकार होंगे, जो कार्टोग्राफर होंगे, जो डेफिनेशन बनाई गई है सीमा की, उसको वो कागज पे उकेरेंगे। सहमति से कागज पे उकेरने के बाद जो रेखा कागज पे उकेरी गई है, दोनों देशों के जो संबंधित अधिकारी होंगे, वो जमीन पर जाकर के वो उस रेखा को उतारेंगे, जिसको हम डिमार्केशन कहते हैं, वास्तविक सीमांकन। इसमें स्तंभ बनाए जा सकते हैं, बारबेड वायर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले डिलिमिटेशन होगा, मतलब डिफिनीशन सेट होने के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि कागज में होती है, कार्टोग्राफर्स करते हैं दोनों देशों के। कौन से दो देश? जिन दो देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, मतलब बाउंड्रीज। उसके बाद उनका डिमार्केशन होता है। दोनों दो देशों या दो से अधिक देश अगर सीमा सीमा रेखा आपस में साझा करते हैं, तो दो से अधिक देशों के कार्टोग्राफर साथ में बैठेंगे और राजनेता बैठेंगे। तो जो सीमा सीमा रेखा आपने कागज पे सहमति दी है, उसको हम जमीन पे उतारते हैं। इस प्रक्रिया को डिमार्केशन कहते हैं। और उसके बाद जो चौथी प्रक्रिया होती है, दोनों देशों या संबंधित देशों के जो अधिकारी होते हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे सीमा पर आवाजाही हो सके, सामानों की आवाजाही हो सके, लोगों की आवाजाही हो सके, और उसमें कोई दिक्कत न आए। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था भी वहां पे स्थापित होनी चाहिए। ये चार प्रक्रिया जब हम बाउंड्री के साथ कर लेते हैं, तब वो बाउंड्री बाउंड्री नहीं रह जाती, फिर वो बॉर्डर हो जाता है। अब आप देखिए एक बार पीछे फिर से उसी चित्र पे हम वापस आते हैं। तो ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस विलुप्त हो गया, फ्रंटियर्स खत्म हो गए। दो देश ए और बी, अब उनकी बाउंड्रीज हैं। दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले डिफिनीशन बना रहे हैं। डिफिनीशन सेट होने के बाद साझे साझे साझा जो परिभाषा बनती है सीमा की, जैसे भी वो परिभाषा बनाते हैं, उन दोनों देशों के मानचित्रकार कागज पे उकेरेंगे, और उसके बाद उसको जमीन पर जाकर के चिन्हीकरण करने का काम होगा। और जो तीसरा काम हो, उसके बाद जो चौथा काम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखेंगे। फिर वो बाउंड्री
इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बाउंड्री से बॉर्डर की प्रक्रिया कर ली जाए, चारों प्रक्रिया कर ली जाए, तो किसी भी सीमा विवाद की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि विवाद की गुंजाइश तब तक होती है जब तक वो बॉर्डर नहीं बाउंड्री होता है। इसीलिए अगली स्लाइड में मैंने ये चीज लिखी है कि बॉर्डर डिस्प्यूट कहना ठीक होगा या बाउंड्री डिस्प्यूट कहना ठीक होगा। तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो सकता है लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट का अर्थ ये हुआ कि अभी दोनों देशों ने बातचीत करना शुरू नहीं किया है। लेकिन एक बार अगर आपने उसको बॉर्डर कहना शुरू किया तो फिर डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चार प्रक्रियाओं में जो चौथी प्रक्रिया है उसमें लगातार रेगुलर ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। पहले ही आपने परिभाषा सेट कर ली है, आपने कागज पे भी रेखा उकेर ली है, उसके बाद आपने जमीन पे भी रेखा उकेर ली है। तो और चौथा, आप जो दिन भर दैनंदिन जो आवश्यकताएं होती हैं सीमा की, उसको भी लगातार आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट की गुंजाइश लगभग जीरो हो जाती है। डिस्प्यूट की गुंजाइश बाउंड्री पे होती है, और ये भारत चीन सीमा रेखा नहीं, दुनिया के सभी सीमा रेखाओं के लिए सत्य बात है कि जहां जहां ये चारों प्रक्रियाएं नहीं पूरी की गई हैं, वहीं वहीं बाउंड्री डिस्प्यूट है। भारत चीन सीमा रेखा पर भी डिमार्केशन की प्रक्रिया नहीं हुई है। इतना समझने के बाद अब हम आते हैं भारत चीन की सीमा पर। भारत चीन की सीमा रेखा बहुत ही विशाल है, 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और इसको समझने के लिए हम इसे तीन भाग में बांटते हैं। सबसे पहले पश्चिमी प्रभाग, जिसमें जम्मू कश्मीर, ये अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा आता है। फिर मध्य भाग जिसमें हिमाचल उत्तराखंड का हिस्सा है, और उसके बाद पूर्वी हिस्सा जिसमें हम अ, अरुणाचल का हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आता है। अब ये जो पश्चिमी प्रभाग है भारत चीन सीमा रेखा का, जो जम्मू कश्मीर से लगता हुआ है, अभी जो हमारी अभी जो झड़प हुई 9 दिसंबर को, वो पूर्वी प्रभाग में हुई, और इसे काफी बड़ी घटना माना जा रहा है गलवान के बाद से। इसके पहले गलवान में बड़ी घटना हुई थी, और ये जो गलवान का हिस्सा है वो भारत चीन सीमा रेखा के पश्चिमी प्रभाग में पड़ता है। भारत चीन सीमा रेखा का जो पश्चिमी प्रभाग है उसमें वो रेखा या वो सीमा हमारे सामने कैसे आई। तो हम सभी जानते हैं कि इसके पहले ब्रिटिश भारत था, क्योंकि भारत आजाद नहीं था। तो उस वक्त ब्रिटिश भारत ने 1865 में एक चीन के साथ उन्होंने जो एक लाइन प्रपोज की, उसको उन्होंने जॉनसन लाइन कहा। और ये बस एक प्रपोजल था 1865 में, और जॉनसन लाइन के हिसाब से जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, कश्मीर का हिस्सा था। 1893 में फिर से ब्रिटिश भारत ने मैकडोनल्ड रेखा प्रपोज किया, और इस वाले रेखा में, इस प्रपोजल में जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो चीन के सिंजाई प्रांत में रखा गया। मैं बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहता यहाँ पर, लेकिन एक हिंट देना चाहता हूँ कि ऐसा ब्रिटिश भारत क्यों कर रहा था। क्योंकि आप देखें वो समय एम्पायर का है, और ब्रिटिश भारत के ऊपर सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो रसिया है उस समय का। और ब्रिटिश भारत या ब्रिटेन कतई नहीं चाहता था कि उसकी जो कॉलोनी है भारत, उसमें उस पर कभी जार शाही या रूस की नजर पड़े। तो चीन को फिर भी नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स कि रूस का जो जार है, जो वहाँ की जो जारशाही है, वो ब्रिटिश भारत की तरफ आए। तो रूस और ब्रिटिश भारत के बीच में वो एक स्ट्रांग बफर जोन बनाना चाहते थे। तो स्ट्रांग बफर जोन बनाने की वजह से ही आप इसको ऐसे समझ लें कि एक तरह का अपीजमेंट पॉलिसी थी, तुष्टिकरण की नीति थी सटल लेवल पर, कि अगर हम जॉनसन लाइन में, तो अक्साई चीन हमारे पास है, तो 1865 के बाद 1893 में फिर मैकडोनल्ड रेखा प्रपोज करने का सिर्फ इतना ही पर्पज समझ में आता है कि वो हिस्सा अगर हम उसको शिनजैंग प्रांत में रखें तो उनका जो बफर जोन वाला जो आर्गुमेंट है वो काम करता है।
आजादी के बाद भारत चीन जो युद्ध हुआ 1962 में, वो इस बहुत बड़ा हिस्सा उस युद्ध का इस स्थान पर लड़ा गया था। और 1962 के बाद जब युद्ध विराम हुआ, तो वहां से एक रेखा निकल करके आई जिसको आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ये सारी जो बातें हमने अभी की, वो भारत चीन सीमा रेखा के पश्चिमी प्रभाग से संबंधित है। अगर हम मध्य प्रभाग में आए, तो यहाँ मैंने दो चित्र लिए हैं, एक हिमाचल प्रदेश का और एक उत्तराखंड का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मध्य प्रभाग है भारत चीन सीमा का, वो उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़ता हुआ भाग है। अगर हम तीनों प्रभागों की तुलना करें, तो पश्चिमी प्रभाग, पूर्वी प्रभाग और मध्य प्रभाग, उसके मुकाबले ये थोड़ा शांत प्रभाग है। उसके मुकाबले मतलब, तो यहाँ जो चार बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे हिमाचल में कौरिक है, शिवकिला है, और उत्तराखंड में पुलम सुमदा है, और बारहट होती है। तो यहाँ भी डिस्प्यूट्स चलते हैं। तो लेकिन फिर भी बाकी दोनों प्रभागों से ये थोड़ा संयमित भाग है। भारत चीन सीमा रेखा का जो पूर्वी प्रभाग है, जिसमें अभी झड़प भी हुई और जो आज की चर्चा का विशेष बिंदु भी है, वो कैसे अस्तित्व में आया, तो ये बात 1914 की है, जहाँ पे शिमला समझौता हुआ और ब्रिटिश भारत और चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला समझौतों में भाग लेते हैं। और बकायदा तीनों भाग लेते हैं। उसकी ऑफिशियल कॉपी देखी जा सकती है। और शिमला समझौता में मैकमोहन लाइन खींची जाती है। और इस मैकमोहन लाइन के मुताबिक जो आज का तवांग है, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो जाता है। और ब्रिटिश भारत का हिस्सा का मतलब ये है कि चूंकि इस शिमला समझौते में एक पार्टनर तिब्बत भी है, उसके बावजूद आप देखें कि 1914 के शिमला समझौते के हिसाब से जो तवांग का हिस्सा है, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा है। तो ऐतिहासिक रूप से आप देखें तो तवांग पर 1914 से ही फिर हमारा अधिकार माना जाना चाहिए। और उसके बाद एक बिंदु ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1962 में जो अटैक हुआ था चीन का, वो मैकमोहन रेखा पे भी हुआ था। इसमें ये जो चित्र मैंने रखा है, इसका एक खास मतलब है। मैंने जानबूझ के पेन के साथ खींच ये चित्र दिखाया है। इसकी वजह ये है कि ये जो मैकमोहन लाइन है, वो कार्टोग्राफर मैकमोहन ने खींची थी। वो रेड इंक पेन थी, और वो कागज के ऊपर जब वो पेन से खींचते हैं, तो जब उसको आप रियल सिचुएशन में कंपेयर करते हैं, कागज की वस्तु स्थिति को जमीन पर उतारते हैं, तो जो निब की मोटाई है, जो पेन की मोटाई है, वो एक एक इंच की जो मोटाई है, वो जमीन पे 7 मील के बराबर हो जाती है। तो एक बार ये भी हमारे आपके ध्यान में होना चाहिए कि मैकमोहन लाइन को अगर हम माने भी, तो चूंकि उस वो लाइन ऐसे खींची गई है कागज पे कि जमीन पे 7 मील के बराबर बैठती है, तो यानी कि बहुत क्लैरिटी नहीं है। अगर दोनों देश बिल्कुल सही मंशा के साथ बैठें और बातचीत भी करें, तो भी उस 7 मील का जो अंतर है, उस पे बहुत ही विश्वास की जरूरत पड़ेगी दोनों देशों की तरफ से। यानी कि मैकमोहन लाइन पे अगर झड़प होती है या डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो तब तक स्वाभाविक है जब तक दोनों पक्ष बैठ करके बातचीत करके डिमार्केशन नहीं कर लेते हैं। यहाँ एक और बात मेरे ख्याल से हमें जाननी चाहिए। भारत चीन सीमा रेखा जो पूर्वी प्रभाग है, तवांग हमारे हिस्से में तो शिमला समझौते के बाद से ही रहा। लेकिन अभ्यास और प्रक्रियाओं के हिसाब से देखें तो तिब्बत की जो तिब्बत की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया थी, आर्थिक प्रक्रिया थी, वो तवांग पे फिर भी मतलब कि 1914 के बाद भी चलती रही। वो चलती इसलिए रही क्योंकि ब्रिटिश भारत का ध्यान उधर उतना नहीं था। तो जब 1950 के बाद से चीन तिब्बत पर कब्जा करना शुरू करता है, तो 1950 से वो प्रक्रिया शुरू होते होते 1960 तक आती है। 1951 में एक बहुत शानदार काम मेजर रालिंग नाओ खातिंग ने
जो मणिपुर के ब्रिटिश भारत सैनिक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि 1951 में जाकर के पूरा का पूरा जो तवांग का क्षेत्र है, उसको जो उस वक्त नेफा होता था, NEFA, जिसको आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, तो खातिंग, मेजर खातिंग ने उसको नेफा के अंतर्गत लेकर के आए। और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही बेहतरीन काम रहा। अगर वैसा शायद नहीं होता तो शायद तवांग जिस तरीके से आज तवांग हमारे पास है, और तवांग वासी भारतीय मेन स्ट्रीम में जुड़कर गर्व महसूस करते हैं, शायद फिर वो बहुत कठिनाई आती। अब ये अभी तक की बातचीत में हमने तवांग की आध्यात्मिक महत्व के बारे में जाना, हमने तवांग के सामरिक महत्व के बारे में भी जाना, और भारत चीन सीमा रेखा की जो विशालता है, उसके 3 अलग-अलग जो पार्ट्स हैं, और तीनों की अलग-अलग इवोल्यूशन है, और तीनों के अलग-अलग मैनिफेस्टेशन है जमीन पर, वो हमने समझने की कोशिश की। अब ये चर्चा क्यों हम आप कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत चीन सीमा रेखा है, सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और चीन और भारत की अगर हम तुलना करें तो भारत में लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, और शी जिनपिंग जो इस बार जो तीसरे कार्यकाल के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लाइफ टाइम वहां पे रहेंगे। शी जिनपिंग बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं चीन के, और जो अभी तीसरा उनको कार्यकाल मिला है, चीन की अपनी भाषा में उसे वो कहते हैं कि ये हेवेंस मैंडेट है, स्वर्ग ने दिया है ये मैंडेट। तो चीन काफी आक्रामक है, खासकर कोविड आने के बाद से ही लगातार आक्रामक है। चीनी चुनौती ये है कि भारत और चीन की तुलना आप किसी भी अर्थ में करें तो चीन लगभग 3 गुना विशाल होता है, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से भी, इकोनॉमी के भी हिसाब से भी, अ, लगभग 3 गुना हर हिसाब से चीन हमसे आगे दिखाई पड़ता है। और चीन का मुकाबला दुनिया के सबसे नंबर 1 कंट्री कह लें, ताकतवर कंट्री कह लें, अमेरिका से है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर काफी चर्चा में था कोविड-19 के पहले। तो एक ऐसा देश जिससे हम सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, एक ऐसा देश जो बहुत आक्रामक है, एक ऐसा देश जो शायद क्षमताओं में निश्चित तौर पे हमसे हमसे कहीं आगे है, एक ऐसा देश जो सीमा विवाद सुलझाना नहीं चाहता। हमने 25 राउंड की बॉर्डर टॉक एक बार की है, 17 राउंड की बॉर्डर टॉक एक बार की है, और ये बॉर्डर टॉक आप यकीन करें 1960 के बाद से ही चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आया नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि चीन चाहता ही नहीं कि सीमा रेखा विवाद भारत के साथ सुलझे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि के का चीन का जो सीमा विवाद है वो सिर्फ भारत के साथ नहीं है, लगभग उसके सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ है। मतलब चीन आक्रामक है फिलीपींस के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लाओस, म्यांमार, सभी देशों से सीमा रेखा पे उनके विवाद है। लेकिन सभी देशों से उनकी बातचीत के कुछ परिणाम निकलते हैं, या कम से कम कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिखाई पड़ता है कभी न कभी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं दिखता। दूसरा, इन सभी देशों से की तुलना अगर भारत से करें, तो एक भारत ही है जो चीन को कहीं-कहीं बहुत तगड़ी चुनौती देता है। जैसे आप जानते होंगे कि चाइना ने वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी बनाई, जिसके तहत वो बहुत सारी कंट्रीज को ऋण भी देता है, और एक बड़ा उनका मैग्निफिसेंट प्लान है, एम्बिशियस प्लान है, और भारत उसमें जुड़ना नहीं चाहता। तो चीनी चुनौती तो है, लेकिन चीन को भी चुनौती अगर बाकी देशों के मुकाबले, उसके बाकी पड़ोसियों के मुकाबले देखें, तो भारत की तरफ से ही उसको चुनौती दिखाई पड़ती है। लेकिन सबसे पहले अभी हमें ये सोचना चाहिए कि चीन की चुनौती की गहराई के कितने व्यापक अर्थ निकलते हैं। एक तो ओबोर की वजह से भारत के जो नेबर्स हैं, भारत के जो पड़ोसी हैं, चीन एक तगड़ा कंटेंडर बनता है भारत के मुकाबले, कि पड़ोसियों के पास एक बार्गेनिंग चिप होती है कि वो भारत के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं और चीन के साथ भी बना सकते हैं। दूसरा, एक बॉर्डर पे जब हम बात करते हैं तो ये खूब चर्चा में आता है कि शायद
शायद चीन एक सलामी स्लाइसिंग की नीति अपना रहा है। अब ये सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग के बारे में कहते हैं कि चीन जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर थोड़ा-थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके वो झड़पें करता रहता है और छोटे-छोटे झड़प वो ऐसे कोई बड़ी झड़प नहीं करता और छोटी-छोटी झड़प करते-करते फिर वो अपना दावा मजबूत करना चाहता है। इसको और जब कभी बॉर्डर टॉक होती है तो उस छोटे-मोटे झड़पों के आधार पे जो उसकी बढ़त होती है इधर-उधर जगहों पे दाएँ-बाएँ, उनको बार्गेनिंग चिप की तरफ इस्तेमाल करता है। और ये इस बात को कहने के बहुत पुष्ट आधार हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन ने अपनी तरफ की सीमाओं पर बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, अवसंरचना विकास किया हुआ है। एक अवधारणा पढ़ने को मिली हाल ही में कि चीन ने अपने तरफ 628 से ज़्यादा गाँव बनाए हैं। उनको गाँव ख़ैर नहीं कहा जाना चाहिए और उन गाँव में कोई आम जनता रहती भी नहीं बट उन गाँव को वो शाओ कांग विलेज कहते हैं। और वो एक तरह का आइडियल विलेज वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी तरफ पहले से लोग रहते हैं और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। बट हकीकत में वो घोस्ट विलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ पीएलए के लोग रहते हैं और जब इस तरह की झड़पें होती हैं तो आप समझ लें कि उन झड़पों को सपोर्ट करने के लिए जो एक लोग चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो इन सारे गाँव में रखे जाते हैं। तो ये तो एक संख्या है 628 इसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं की जा सकती लेकिन शाओकांग गाँव बनाए जा रहे हैं ये बात तथ्य है। तो चुनौती ये है कि चीन अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है। एक बात हमें ये भी समझनी चाहिए कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो भारत की तरफ से जो उच्चावच है, जो ज्योग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना थोड़ा जटिल है। और चीन की तरफ जो संरचना है, जो भू-संरचना है, उधर अवसंरचना विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना काफ़ी आसान है भारत के मुकाबले। तो एक तो ये भी दिक्कत होती है भारत के साथ। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि भारत की नीति पहले ऐसी थी कि हम पहले बॉर्डर एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब से हम करना भी चाह रहे हैं और जब से तेज़ी भी आई है, तब से भी ये बात काफ़ी रेखांकित हो रही है कि हमारे यहाँ का जो उच्चावच है वो बहुत ही जटिल है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसे करना ही होगा और अच्छी बात ये है कि सरकार इस पे ध्यान दे रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लोगों से, तवांग के लोगों से। उन्होंने खुद ये बताया कि पिछले कुछ सालों से एक बॉर्डर माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम थी, अब चूँकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा है, तो लोग अब वापस आ रहे हैं। जो लोग कभी गुवाहाटी जाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो लोग बहुत ही आत्मविश्वास के साथ फिर से वापस आ रहे हैं। तो काम तो वहाँ पे हो रहा है। ये तो चीनी चुनौती हो गई। एक बार हमें ये भी देखना चाहिए कि भारतीय तैयारी क्या है। तो तैयारी हमारी ये है कि जैसे मैंने पहले की स्लाइड में भी बताया था कि तेजपुर को जोड़ने की कोशिश हो रही है सेला दर्रे से तवांग तक और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे लगातार काम हो रहा है। मागो थिंगबू विजयनगर फ्रंटियर, आप देखिए इसका नाम भी फ्रंटियर रखा गया है, मागो थिंगबू विजयनगर फ्रंटियर। और अगर आपने फ्रंटियर वाली स्लाइड ध्यान से देखी होगी तो अब आप समझेंगे इसे क्यों मागो थिंगबू बाउंड्री विजयनगर बाउंड्री हाईवे नहीं कहा जा रहा, इसको मांगो थिंगबू विजयनगर फ्रंटियर हाईवे कहा जा रहा है। दूसरा, भारत ने जो बॉर्डर सर्विलांस है, सीमा की निगरानी करने का जो काम है, उसमें हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू किया है। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, जिनकी रेंज काफ़ी दूर तक होते हैं और वो ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं एआई के थ्रू अनमैन्ड, उनका इस्तेमाल हो रहा है। आईएसआर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। राडार का एक पूरा नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया गया है जो काफ़ी हाईली एडवांस्ड है और रात में भी नाइट सर्विलांस जिसको हम कहते हैं करने के लिए मॉडर्न नाइट विजन सिस्टम लगाया गया है। हाल ही में ये चर्चा में भी था, न्यूज़ में भी था, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया भारत ने जिसकी क्षमता 5000 किलोमीटर की है और ये परमाणु क्षमता से लैस है।
और सबसे शानदार बात ये है कि इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो हमारे लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो प्राणपण से भारत के साथ खड़े हैं। उनकी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी अ, मैं तो कहूँगा आज से नहीं बल्कि भारत की आज़ादी या उसके पहले से ही भारतीय प्राण प्रतिष्ठा में जो उनका समर्थन है, जो उनका विश्वास है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संपदा है। क्योंकि किसी बॉर्डर एरिया में, बाउंड्री एरिया में जब लोकल पीपल आपके साथ होते हैं, तो वल्नरेबिलिटी आप कवर कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत आभार इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत-बहुत आभार।